वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर और शो का वो पड़ाव जहां पर हम दर्शकों के साथ जुड़ते हैं और उनके सवालों के जवाब देते हैं। मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं विश्वजीत पराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट, और पंकज मटवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अब दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे हमारे ये दोनों एक्सपर्ट्स मिलकर। और विश्वजीत जी, आपके लिए हमारे पास दर्शक जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर। इनका नाम है राज सिंह। नमस्कार राज, कहाँ से बोल रहे हैं आप? नमस्कार मैम, मैं मध्य प्रदेश भोपाल से बात कर रहा हूँ मैम। और ओके। मैंने अपना मध्य प्रदेश भोपाल। जी राज, मैंने सुना। धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए। आपने अपना पोर्टफोलियो मुझे दिया है। आपने 8 फंड्स को रखा है अपने पोर्टफोलियो में और बंधन का स्मॉल कैप है आपके पास, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, पराग पारेख का भी फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, आईसीआईसीआई प्रू का निफ्टी नेक्स्ट 50, आईसीआईसीआई प्रू का ही वैल्यू डिस्कवरी फंड रखा है, पराग पारेख का ईएलएसएस टैक्स सेवर रखा हुआ है और 15 साल तक कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट होल्ड करेंगे। क्या लक्ष्य होगा? कोई कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हैं आप? हाँ मैम, वही बच्चों की पढ़ाई और अपना रिटायरमेंट के लिए। अभी मैं 38 एज का हूँ और वही मेरे को 15-17 साल में वही 5 करोड़ की आसपास है इकट्ठा करना था कॉर्पस। तो रिटायरमेंट और बच्चों की पढ़ाई दोनों लक्ष्य एक साथ आने वाले हैं? मैम मतलब वही रहेगा, हाँ कि आसपास ही रहेगा, ज्यादा मतलब 1-2 साल का डिफरेंट रहेगा। ओके ओके। तो आप मेरे ख्याल से एक बॉल पार्क फिगर 5 करोड़ के हिसाब से शायद डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर इन्फ्लेशन को भी क्या आपने काउंट इन किया हुआ है? क्योंकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई अभी से 15 साल के बाद अगर हम सोचें तो आपके 1 करोड़ तो अब बहुत कम हो जाने वाले हैं, अगर वो आपने एक बॉल पार्क फिगर अब रखी हुई है गोल के लिए। इन्फ्लेशन को काउंट इन किया हुआ है कि आप चाहते हैं कि हमारे एक्सपर्ट थोड़ा सा रिवर्क करके दें आपको और बताएं कि कैसे इन दोनों लक्ष्यों की प्लानिंग आपको करनी चाहिए, है ना? हाँ 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 मैम। ठीक है, ठीक है। तो विश्वजीत जी आपके पास आऊँगी और एक तो 8 फंड्स हैं। फंड्स पर हम बाद में आते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से राज को एक गोल प्लानिंग को लेकर भी आपको सलाह देनी होगी। 2 अहम गोल इनकी ज़िंदगी के, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और खुद का रिटायरमेंट, और दोनों ही अगर इतने लंबे अंतराल के बाद आ रहे हैं तो आपको इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करना होगा। कैसे एक फ़िगर पर हम अराइव हो जाएँ? कैसे हम एक फ़िगर का कैलकुलेशन बैठाएँ जो कि अप्रॉक्सीमेट अमाउंट हो सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से? ये 5 करोड़ बोल रहे हैं। जिस तरह से एजुकेशन इन्फ्लेशन हम लगभग 12 से 14% के बीच में जाता हुआ देख रहे हैं। रिटायरमेंट पर तो मैं आ नहीं रही हूँ अभी तक, बिकॉज बहुत सारी डिटेल्स होंगी जो हमें चाहिए होंगी रिटायरमेंट के लिए, इंक्लूडिंग उनका अभी का खर्चा एक्सेट्रा। अब बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए अगर मैं कहूँ कि 15 साल के बाद एक फिगर तक इनको आना है इस निवेश के साथ, तो कितना एक्यूमुलेट कर पाएंगे और कितना करना होगा? देखिए कविता जी, जो इन्होंने अभी 40,000 की एसआईपी ये कर रहे हैं, अगर 40,000 की एसआईपी कंटिन्यू करते हैं और अगर हम 15 वर्ष की लेके चले 12% का सीएजीआर, तो करीब-करीब 2 करोड़ रुपया बनता है। तो वो तो काफ़ी कम है अगर 2 लक्ष्य की बात कर रहे हैं, रिटायरमेंट और बच्चों की पढ़ाई की। अगर हम इसमें 10% का स्टेप अप भी कर देते हैं, तो भी करीब-करीब 3.5 करोड़ रुपया बनता है, तो 5 करोड़ तक अब हम अभी भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको डेफ़िनेटली अपनी एसआईपी भी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी और अगर कहीं से और बोनस या कुछ और इनकम मिल सकती है, तो वो ऐड ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज़ अभी तो हम इन्फ्लेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं। इस 5 करोड़ के गोल के लिए भी थोड़ा-सा चैलेंज है। जहाँ तक कि आपने बताया इन्फ्लेशन का, बिल्कुल मंथली एक्सपेंस से जो इनका घर का खर्च है महीने का, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है और ऐसा अनुमान के लिए एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि अगर आपका महीने का खर्च 50,000 रुपए है, तो आज की तारीख में आपको 1 करोड़ चाहिए, तो 15 साल बाद करीब-करीब अगर इन्फ्लेशन ऐड करेंगे तो कम से कम 3-4 करोड़ रुपए इनको सिर्फ़ रिटायरमेंट के लिए चाहिए। तो मेरे हिसाब से और बच्चों की पढ़ाई का लक्ष्य भी देखें, जैसा आपने खुद ही बताया कि 11-12% का महँगाई है, इन्फ्लेशन है। क्योंकि एजुकेशन और मेडिकल में इन्फ्लेशन कुछ ज़्यादा होती है, तो अवश्य ही इनको सोचना पड़ेगा कि बच्चे की कौन-सी पढ़ाई कराना चाहते हैं, कि उसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, तो आज की उसकी कॉस्ट क्या है और अगर 10 साल बाद बनता है, तो महँगाई जोड़कर क्या कॉस्ट बन जाएगी, तो उसकी रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तब जाके ये अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएँगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने शुरुआत अच्छी कर रखी है, अच्छे फंड्स भी ले रखे हैं, 7-8 फंड्स में अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफ़ाई किया है। ज़रूरत है अपनी एसआईपी को इंक्रीज़ करने की और जहाँ तक हो सके जो भी लमसम पैसा, एकमुश्त पैसा कहीं से मिलता है, उसको भी इन्वेस्ट करते चलें, तभी जाके ये दोनों लक्ष्य के लिए आराम से पहुँच पाएँगे। अगर इनके पोर्टफोलियो की बात करें कविता जी, तो इनके पास 2 फ्लेक्सी कैप फंड हैं
और वैल्यू स्टाइल और एक कॉन्ट्रा फंड है। तो जो दोनों वो दोनों फंड भी कुछ-कुछ एक तरीके से ही इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि ये एक फ्लेक्सी कैप फंड से निकल कर एक मल्टी कैप फंड ले लें, जिसमें कि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड से निकलकर एचडीएफसी का एक मल्टी कैप फंड जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, तो लॉन्ग टर्म में कुछ अच्छे रिटर्न्स भी बन सकते हैं, उसमें निवेश करें और एसबीआई कॉन्ट्रा या फिर आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी से एक फंड में से निकलकर उसके किसी लार्ज कैप फंड में चले जाएँ, जिसमें कि एसबीआई ब्लू चिप या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है, तो इसमें चले जाएँ, तो अब इनका एक डिफरेंट कैटेगरी भी ऐड हो जाएगा और लार्ज कैप में इनका एक्सपोज़र नहीं है, तो वो भी ऐड हो जाएगा। तो ऐसा करके थोड़ा-सा बदलाव कर लें अपने पोर्टफोलियो में और इनका एक सवाल ये भी था कि क्या ये फंड 15 साल के लिए ठीक है? तो फंड्स पे डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है। राज सिंह जी आप इसमें बने रह सकते हैं, लेकिन ज़रूर हर वर्ष में एक बार अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करें और जैसा कविता जी कह रही थी कि एक गोल निर्धारित करें इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हुए कि आज की बच्चे की अगर आज बच्चा इंजीनियरिंग करता है या अगर आप आज रिटायर होते हैं तो कितना खर्च चाहिए होगा, उसके हिसाब से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और तभी जाके आप अपने लक्ष्य के लिए आराम से पहुँच पाएँगे। तो अभी अभी के लिए जितनी एसआईपी बढ़ा सकते हैं उतनी बढ़ाएँ और जो लमसम पैसा जब भी आपको मिले उसको इन्वेस्ट करें, तभी आप अपने गोल के करीब पहुँच पाएँ। चलिए, तो ऑल द बेस्ट राज। हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर एचपी हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं? थैंक यू। आप ठीक हैं? मैं अच्छा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक। कहाँ से बोल रहे हैं सर? और आप पीएचडी वाले डॉक्टर हैं या आप वाकई डॉक्टर वाले डॉक्टर हैं? मैम, आई एम वेटनरी असिस्टेंट सर्जन इन एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। अरे वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने अपना सवाल भी हमें दिया है, पूछिए। हमारे सवाल तो वैसे हमारे एक्सपर्ट के पास है ही, लेकिन कुछ और डिटेल्स आप हाईलाइट करना चाहें। पंकज जी हैं हमारे साथ जो आज आपका पोर्टफोलियो चेक कर रहे हैं। मैम, मैं 2-3 चीजें पूछना चाह रहा था। एक तो मेरा सिलेक्शन ऑफ फंड कैसा है, बिल्कुल। दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो मेरी पूरी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है उसमें मुझे 17 ईयर्स या 20 ईयर्स के गैप में कितनी वेल्थ मिल सकती है। तीसरी बात मैं ये पूछना चाह रहा था कि मुझे अगर कुछ और लमसम इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो इन्हीं फंड्स में बना रहूं। ठीक है, 10% जो मैंने इंक्रीज करना है वो भी मैं इन्हीं फंड्स में बना रहा हूँ, कोई चेंजेस वगैरह? ठीक, बताते हैं आपको। बताते हैं कि फंड्स में क्या बदलाव है। इसके अलावा आप एनपीएस में भी 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। सुकन्या समृद्धि योजना की भी 1.5 लाख रुपए अपनी बेटी के लिए आप कर रहे हैं। तो मुझे बस एक जानना है कि बेटी की पढ़ाई, उसकी शादी और खुद का रिटायरमेंट कॉर्पस, ये आपने अपने लिए 3 अहम गोल्स लाइन अप कर रखे हैं। बहुत अच्छी बात है। मुझे कुछ बॉलपार्क फिगर आप बता पाएंगे कि कितना आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं रफली सभी गोल्स के लिए? और ड्यूरेशन भी, क्या सभी के लिए 17 साल की ड्यूरेशन है कि कुछ आगे पीछे हो सकता है? डॉक्टर साहब जी, दोहराएंगे वापस, मैं सुन नहीं पाई। मैम, 17 इयर्स इज द माय टाइम होराइजन, दैट कैन गो अप टू 20 इयर्स। ठीक है, और कोई बॉलपार्क फिगर आप बता? 10 सीआर। ओके। आप पोर्टफोलियो में आपने रिस्क फैक्टर भी पूछा हुआ है, तो डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ जोखिम को लेकर भी आपकी कुछ कंसर्न है? आप क्या मॉडरेट रिस्क टेकर हैं? आपकी रिस्क एपेटाइट अच्छी है? क्या हम आपको अग्रेसिव रिस्क टेकर बोल सकते हैं? डॉक्टर सिंह? एग्रेसिव रिस्क मैम, अग्रेसिव, चलिए ठीक है, परफेक्ट। मेरे ख्याल से पंकज जी काफ़ी क्लैरिटी आ चुकी है। 10 सीआर, 17 से 20 साल, 3 अहम गोल, बेटी की पढ़ाई, बेटी की शादी और खुद का रिटायरमेंट। देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ऐसा है कि जो चॉइस ऑफ फंड है वो आपकी अच्छी है और विद इन इक्विटी वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और ग्रोथ स्टाइल के साथ साथ क्योंकि कॉन्ट्रा फंड आपने लिया हुआ है तो आपको वैल्यू स्टाइल भी मिलती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई बदलाव की जरूरत नहीं है और आपका नजरिया भी काफी लंबा है। दूसरी बात यह है कि कितना पैसा बन पाएगा, देखिए 12% के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया यहाँ पर, तो जो आपने कहा है कि ऑलरेडी 40 लाख रुपीज आप एक्यूमुलेट कर चुके हैं और 47,000 पर मंथ की एसआईपी है, 10% से स्टेप अप करेंगे तो 17 ईयर्स में 8 करोड़ के आसपास इकट्ठा हो जाएंगे। और उसके अलावा एनपीएस में यदि मैं 10% का भी रिटर्न मानकर चलूं तो 50,000 पर आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं करीब 50 लाख वो भी हो जाएगा। और प्लस आपने जैसा कहा कि सुकन्या समृद्धि योजना में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो 10 करोड़ का आपका टारगेट है वो यहाँ पर पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है।
और साथ ही आपने कहा है कि 17 की जगह आप 20 साल तक भी आगे बढ़ सकते हैं, तो उस हिसाब से और भी ज़्यादा पैसा बन सकता है। तो यहाँ पर कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ एक जो आपने कहा कि अभी जो नया पैसा इन्वेस्ट करना है, बढ़ाना है, कहाँ करें? उसके लिए भी क्योंकि फंड्स अच्छे हैं, इन्हीं फंड्स में यदि आप टॉप अप करेंगे, तो वो अच्छा रहेगा। नए फंड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, फंड्स काफ़ी हैं आपके पास में, नया कोई ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्हीं फंड्स में आप ऐड करें इस पैसे को, वो मेरे हिसाब से सही रहेगा। डॉक्टर सिंह कोई सवाल पूछना चाहते हैं पंकज जी से? मैम मैं एक चीज बताना चाह रहा था कि मैंने 2017 में ये शुरू किया था, तो आई हैड स्टार्टेड विद Perfect. 6000 और मैं यहाँ अब ऐसा ऐसा करते करते 47 पे पहुंचा हूँ। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरे ख्याल से आप ऐसे बहुत कम इन्वेस्टर्स में से हैं जो इतना डेडिकेशन और इतना डिसिप्लिन बनाए रखते हैं अपने इन्वेस्टमेंट में। कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर सिंह, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए आगे भी। हम आगे बढ़ते हैं और नासिक से हेमंत साहब फोन लाइन पर हैं। नमस्कार हेमंत जी, कैसे हैं? नमस्कार मैडम, मैं ठीक हूँ। मेरा सवाल ये है कि मुझे 1 CR इन्वेस्ट करना है पेंशन प्लान में, ठीक है? Okay. और ड्यूरेशन रहेगा करीबन 25 ईयर और नेक्स्ट साल से मुझे SWP करना है। ओके, ठीक है। पेंशन प्लान से हेमंत जी आपका मतलब कोई इंश्योरेंस प्लान है या आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स चाह रहे हैं? नो, ओनली प्योर पेंशन प्लान, प्योर म्यूचुअल फंड यू कैन से। आई एम ऑलरेडी हैविंग इंश्योरेंस। सो म्यूचुअल फंड स्कीम्स, राइट? राइट। ठीक है। इससे पहले क्या आपने म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है सर? मेरा बाकी जगह है SIP है, लेकिन मेरे पास जो अभी फंड्स है वो मुझे मतलब इसके पेंशन के तौर पे ये करना है इन्वेस्ट, ताकि अगले साल से मुझे SWP कर सकूं मैं उससे। तो ये 1 करोड़ रुपए हैं जिससे आपको निवेश के 1 साल के बाद SWP करनी है, ठीक है? Right. और आपके पास ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का जिसमें से भी आपको पेंशन चाहिए होगी 1 साल के बाद। डिपेंड्स, मतलब उसके अलग अलग बाकी फंड्स के अलग अलग टारगेट है। मैं अभी कंसंट्रेट करूंगा सवाल पे कि अच्छा, जो ठीक CR है, है उस पे करूंगा। या ठीक है। तो अभी क्या अमाउंट कितना होगा SWP का आपको जो हर महीना लगेगा 1 साल के बाद? 1 साल बाद पकड़ लो करीबन 25,000। चलिए, क्लैरिटी आ गई है। विश्वजीत जी आपके पास है ये सवाल मेरे ख्याल से। विश्वजीत जी, तो 25,000 रुपये 25 साल तक अभी इनको इन्वेस्ट करना है 1 CR, बाकी एक पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड्स का, वो अलग अलग लक्ष्यों के लिए है। दैट ही सॉर्टेड विद, ऐसा साउंड कर रहे हैं, बताइए। देखिए बिल्कुल हेमंत जी, आप जो 1 करोड़ निवेश करना चाहते हैं SWP के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अभी मार्केट सिनेरियो को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आपको हाइब्रिड फंड्स में निवेश करना चाहिए, क्योंकि आपको नेक्स्ट 25 साल तक इन्वेस्टमेंट्स SWP चाहिए, पेंशन के हिसाब से चाहिए, तो अभी प्योर इक्विटी में जाना ठीक नहीं रहेगा। तो आप 2 कैटेगरीज को कंसिडर कर सकते हैं। एक है बैलेंस एडवांटेज फंड और दूसरा है मल्टी एसेट फंड। इन दोनों ही कैटेगरीज में डिफरेंट एसेट क्लासेस होती हैं, जैसे कि बैलेंस एडवांटेज फंड में इक्विटी और डेट है और मल्टी एसेट में तो 3-4 एसेट क्लासेस होती हैं। तो उसकी वजह से मार्केट अगर हाई पे भी है तो आपका रिस्क थोड़ा-सा कम हो जाता है और यहाँ पे फंड मैनेजर के पास एक डिस्क्रिशन होता है कि वो मार्केट सिनेरियो को देखते हुए इक्विटी का एक्सपोज़र कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप 2 फंड्स जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, वो है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड और दूसरा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। तो इन 2 फंड्स में आप निवेश करें और यहाँ पे आप एसडब्ल्यूपी भी अगले साल से भी कर सकते हैं, चाहें तो 10-15% इमीडिएट इस साल से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इस तरीके से बनाए गए हैं कि आपको रेगुलर इनकम मिलती रहे और एसडब्ल्यूपी एक बहुत अच्छा विकल्प है, क्योंकि यहाँ पे आपको टैक्स एफिशिएंसी भी मिलेगी। तो इन्हीं 2 फंड्स में आप निवेश करें और जो 25,000 रुपए का लक्ष्य आपने रखा है पर महीने का, तो करीब-करीब 3 लाख रुपए हो जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप इज़िली विथड्रॉ कर सकते हैं। तो और क्योंकि इसमें रिटर्न्स अच्छे रहेंगे, तो 25,000 3 लाख रुपए जो साल का विथड्रॉ करना चाहते हैं, वो आराम से निकल भी पाएगा और आपका कॉर्पस भी कम नहीं होगा, बढ़ता रहेगा समय के साथ। चलिए, ऑल द बेस्ट हेमंत जी। आगे बढ़ते हैं और BS राजमुंद्री जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ नमस्कार मैडम, मैं राजामुंद्री आंध्र प्रदेश से बोल रहा हूँ। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच, अपना सवाल आपने दिया।
आपके फंड्स हैं मेरे पास सर, मुझे बस इतना पूछना है आपसे कि कितने सालों तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या कॉर्पस आपको चाहिए होगा? मैडम ये मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है नेक्स्ट 10 ईयर के लिए। अच्छा, ओके। And, और सर मेरा कोई target- फाइनेंशियल टारगेट मैंने रखा है करीब 1.5 CR एंड दैट इज Okay. फॉर माय ओल्ड एज, जस्ट लाइक पेंशन फंड के लिए, जिसको मैं बाद में Okay. SWP में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है सर, कितने सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं? ये मैं 2019 से ऑलमोस्ट 4 इयर्स प्रेजेंटली। Around. अभी मेरा जो फंड, हाँ 2019 से कर रहा हूँ। गॉट इट, ओके, ठीक है। वैल्यू है 20 लाख। 20 लाख, परफेक्ट। पंकज जी आपके पास है इनका सवाल। यूटीआई मास्टर शेयर में भी इन्होंने लगाया हुआ है यहाँ पे लार्ज कैप कैटेगरी का ये फंड, बहुत कम ये नाम हमें देखने को मिलता है पोर्टफोलियो में। बताइएगा, 20 लाख रुपए अभी इकट्ठा कर चुके हैं, 4 साल से निवेश कर रहे हैं और 10 साल करना चाहते हैं, 1.5 CR। देखिए, ये जो नाम आपने कहा कि कम सुना है, नाम चेंज हो चुका है। यूटीआई मास्टर शेयर का नाम अभी यूटीआई लार्ज कैप फंड है, तो इसके लिए ये नाम नहीं आएगा। शायद इनका पुराना इन्वेस्टमेंट है तो पुराने पोर्टफोलियोज में कहीं स्टेटमेंट में होगा इसके लिए, बट अभी नए नाम से अगर बात करेंगे तो यूटीआई लार्ज कैप फंड है। इसी तरह से आपके पास में एक फंड ये भी है, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, उसका भी नाम चेंज हो गया है, वो भी अभी लार्ज मिड कैप फंड के नाम से जाना जाता है। आपके पास जो फंड्स हैं, काफी फंड्स हैं एक्चुअली। पहली बात तो मैं कहूंगा कि फंड्स आपको थोड़े से कम करने चाहिए यहाँ पर, क्योंकि अगर कैटेगरी की बात करें उस हिसाब से भी, और जिस हिसाब से आपने टेक्नोलॉजी फंड में 2 फंड ले लिए हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी भी है, एसबीआई टेक्नोलॉजी भी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरा सजेशन होगा कि फंड्स को कम कर लें, उनमें अमाउंट बढ़ाएं। यदि यूटीआई लार्ज एंड मिड कैप, यूटीआई लार्ज कैप फंड जो है उसमें आप थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा लें। उसके अलावा मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, मेरे एसेट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, और ये फंड्स आप रखें। इसके अलावा बाकी जो फंड्स हैं उनमें से आप निकल जाएं, और एक मिड कैप फंड आपके पास नहीं है, मिड कैप में फंड ऐड किया जा सकता है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। तो मेरे हिसाब से थोड़ी बदलाव की जरूरत है पोर्टफोलियो में। कई बार ये होता है कि फंड अच्छे होते हैं पर आपके सूटेबल है कि नहीं वो भी समझना जरूरी है। तो जिन फंड का मैंने नाम बताया, मेरे हिसाब से इन फंड में ही आप रहिए। बाकी के जो फंड्स बचे हैं उनमें से आप निकल जाइए। और क्योंकि लंबे समय से निवेश कर रहे हैं, तो जो आपका टारगेट है डेफिनेटली आप कर पाएंगे। 10 साल की बात कर रहे हैं, पर हर साल आपको स्टेप अप करना होगा अपने पोर्टफोलियो में। चलिए, उम्मीद करते हैं सर आपको ये बदलाव जो बताए गए हैं उस पर आप अमल करें, और ऑल द बेस्ट आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए। इसी के साथ पंकज जी आपका, विश्वजीत जी आपका समय निकाला और शिरकत की, दर्शकों की लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग की बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को भी मैं छोड़े जा रही हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, और अपने सवाल भेजिए। खासतौर से अगर एनपीएस में निवेश करना चाहते हैं तो अपने सवाल व्हाट्सएप ज़रूर करें। नमस्कार।